ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर 9। ग्राम कंसेप्ट की अगर बात करें तो अगर ग्राम या जी कहीं पे लगा है, उसे प्रीफिक्स की तरह यूज़ करा जा रहा है, तो उसका मतलब होता है मोल। अगर मैं बोलता हूँ 20 ग्राम हाइड्रोजन, तो इसका साफ साफ मतलब है कि मैं उसका तुम्हें मास बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 20 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 20 ग्राम एटम ऑफ एच, तो इसका मतलब है कि मैं 20 मोल एटम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोल दूँ कि 20 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एच, तो इसका मतलब मैं 20 मोल मॉलिक्यूल ऑफ एच की बात कर रहा हूँ। बात समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। नाउ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात करो तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर 20 मोल एटम है एच के, तो 20 मोल प्रोटॉन और 20 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 0 न्यूट्रॉन। नाउ रिलेटिव एटॉमिक मास पे अगर आते हैं हम, तो राम बोलते हैं इसे रैम बोलते हैं RAM। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी एलिमेंट का तुम एक एटम का मास रखो, उसे डिवाइड करो 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। मतलब कि साफ साफ मैं ये तुमसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक एटम के मास को किसी भी एलिमेंट के डिवाइड कर दो उसके AMU से। मतलब अगर मैं यहाँ से तुमसे नाइट्रोजन का उठाता हूँ, तो नाइट्रोजन का 14 AMU अगर तुम यहाँ पे रखते हो, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 14 आंसर आएगा। मतलब कि फाइनल आंसर की कोई यूनिट होती नहीं है RAM की, और RAM किसी भी एलिमेंट का मास नंबर ही होता है। बात एकदम डन हो गई, बोलो डन। गैशियस स्टेट की बात करूं तो थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स के कंपैरिजन में, और गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। इसका ये रीज़न है कि उनकी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, गैस आसानी से मिक्स हो जाती हैं, उनका डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है ना, इंटरमिक्सिंग ज़्यादा है गैसेस की। वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के, वॉल्यूम और शेप उसका फिक्स नहीं होता है। गैस एग्जर्ट करती हैं प्रेशर बराबर सारे डायरेक्शन में, वो एग्जर्ट करती हैं प्रेशर किसकी वजह से? क्योंकि बॉम्बार्डमेंट और कोलिजन हो रहा है गैस मॉलिक्यूल का विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। नाउ अब मेजरेबल पैरामीटर्स ऑफ गैसेस की बात करें तो मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, या फिर नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले यहाँ पे बता दिए जिसके लिए तुम मोल निकालने के लिए गैस के लिए यूज़ कर सकते हो। सेकंड चीज़ है कि वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के गैसेस के लिए। टेम्परेचर ऑफ गैस हमेशा केल्विन में लेना है, याद रखना इस बात को। डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर केल्विन, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। नाउ प्रेशर ऑफ गैस की बात करें तो ऐसा यूनिट उसकी पास्कल होती है। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होते हैं। अदर यूनिट्स क्या है प्रेशर की? सर मैंने बोला कि mm ऑफ Hg है, टॉर है, बार है, ATM है, बहुत यूनिट है भाई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर होता है मैंने पूछ लिया, फिर उसने बोला कि बैरोमीटर से मेजर होता है, बहुत बढ़िया उसने मुझे बताया। मैंने उससे पूछा कि ATM और बार का मुझे ज़रा रिलेशन बता दो, उसने मुझे बताया कि एक ATM में 1.01325, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1.01 बार याद रख लो। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और बात करें तो एक ATM में 760 mm ऑफ Hg होते हैं, और बात करें तो एक ATM में 760 टॉर होते हैं। और अगर बात करें तो एक बार में क्या होता है? सर एक बार में कितने ATM होते हैं? तो मैंने बोला कि एक बार में 0.987 ATM होते हैं। और पास्कल तो उतने ही होते हैं भाई, क्योंकि लगभग बार भी तो ATM के बराबर है। तो एक ATM में जितने पास्कल है उतने ही एक बार में उतने पास्कल हो गए, तो 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो दोनों का सेम आ गया। आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो PV बराबर nRT। अरे बोलो हाँ कि ना? यस सर। R है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी हमेशा सारे गैसेस के लिए वैल्यू बराबर होगी, और ये यूनिट पे डिपेंड करता है। अगर जूल में ले रहे हो तो 8.314 लेना पड़ेगा, और अप्रॉक्सीमेट 25/3 ले सकते हो जूल पर केल्विन पर मोल। डन हो गई बात। और यहाँ पे प्रेशर की यूनिट क्या लोगे वो भी बता दूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल ले सकते हो, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब ले सकते हो। तो हमने स्टैंडर्ड बातें कर ली, ऐसा यूनिट में बातें कर ली हम गैस की। सर ज़रा हमें वो वाली बातें बता दीजिए। मैंने पूछा कौन सी वाली बातें? उसने पूछा वो वाली बातें बता दीजिए हमें, लीटर ATM और लीटर बार वाली। मतलब कि जब हम प्रेशर को ATM मिले या बार मिले तब हम क्या लेंगे? R की वैल्यू। देखो जब तुम प्रेशर को ATM मिले तो R की वैल्यू लेना 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, और बार में ले लिया सर तो R की वैल्यू ले लेना 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। और ये दोनों को तुम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले सकते हो 1/12 के। नाउ इसमें तुम्हें प्रेशर तो समझ आ गया कौन सी यूनिट में लेना है, ATM या बार में। अब वॉल्यूम को लीटर में, सिंपल। अब तीसरी चीज़ फाइनल है हमारी कि
आर की एक और वैल्यू है 1.99, जिसे तुम 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल ले सकते हो। यहाँ पे प्रेशर तुम्हारा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। भाई फोर्स की यूनिट डाइन भी तो होती है एक, समझ रहे हो बात को सीजीएस में, याद करो फिजिक्स, ठीक है। और वॉल्यूम की बात करूँ, यहाँ पे यूनिट है वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब। अब एक और फॉर्मूला हमारा निकल के आता है कि डेंसिटी ऑफ गैस बराबर PM/RT होता है। सर ये फॉर्मूला आपने कहाँ से निकाल लिया, आपने कौन सी एस से निकाला है आपने ये फॉर्मूला? भाई मैंने कहीं से नहीं निकाला, ये तो हमने डिराइव करा है अपनी मेन इक्वेशन से, PV बराबर nRT। बताओ सामने डिराइव करके दिखा दूँ? उसने बोला हाँ सर हिम्मत है तो दिखाओ। लो भाई हिम्मत, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू RT, इसे इधर भेजा, वॉल्यूम को इधर भेजा, तो ये हो जाएगा W/V/RT। W/V सब जानते हैं कि क्या होता है, W/V डेंसिटी होता है, तो बन गया PM बराबर DRT, और ये RT को नीचे मैंने भेज दिया था, तो PM/RT हो गया, PM/RT, D बराबर PMRT। लो पूरा प्रूफ ही कर दिया मैंने इतने टाइम में। अब वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है, तो रेशो होता है डेंसिटी ऑफ गैस का, डिवाइड करता है मुझसे डेंसिटी ऑफ द लाइटेस्ट गैस। डेंसिटी ऑफ लाइटेस्ट गैस है हमारी हाइड्रोजन, लेकिन टेम्परेचर सेम होना चाहिए और प्रेशर सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई। और अगर सर यहाँ पे गैस ही बदल दे सवाल वाला, अगर सवाल वाला गैस बदल दे रहा है, जैसे हीलियम रख दी, तो यहाँ पे तुम उस मोलर मास ऑफ गैस को डिवाइड कर देना मोलर मास ऑफ दैट रेस्पेक्टिव गैस। अगर देखो हाइड्रोजन है तो 2, ये तो डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अगर सवाल चेंज करता है जैसे हीलियम कर दिया तो 4 ले लेना, बात डन हो गई। अब एक बार बॉयल्स लॉ पढ़ लेते हैं कि PV बराबर nRT होता है, और अगर तुम्हारा कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा nRT, तो PV बराबर कांस्टेंट, इसका मतलब P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो ग्राफ बनेगा P और V का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बड़ा सिंपल चीज़ है। अगर मैं एक्स एक्सिस पर 1/V रख दूंगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। डन हो गई बात यहाँ पे। अब थोड़ा सा और खेलना है तो खेल सकते हो, और आप कितना खेलोगे, P1V1 बराबर P2V2 लिख सकते हो, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट के सामने ऐसे लिखी जाती है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, P1/P2 बराबर V2/V1। अभी तो अब हम बस खेल रहे हैं। और खेलना चाहो तो एक ग्राफ तुम ले सकते हो, जैसे मान लो ये तो बस अब बच्चों वाली बातें हैं। log P का ग्राफ और log V का ले लिया, ये कैसे बनाएंगे सर? बड़ा सिंपल है, log P बराबर log K कहाँ से आया सर? अरे भाई K कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट था उसे मैंने K बोल दिया, मेरे पास कोई और चीज़ नहीं थी, मैंने K बोल दिया, तो log P बराबर हो जाएगा log K माइनस log V। सर आपने ये कैसे पता करा? क्योंकि भाई जो मुझे ग्राफ दिया गया था, ये तुम्हें दिया जाएगा, वो ऐसा दिया था, और जब ऐसा दिया जाता है तो इसका मतलब स्लोप उसका नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ पे स्लोप -1 ले लिया, तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन आ गई log P बराबर log K y इंटरसेप्ट माइनस log V। y बराबर mx प्लस c की इक्वेशन को ध्यान रखिए, इसे देखो। डन हो गया लेक्चर।